नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण में वाक्य। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो PDF हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। वाक्य शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसको कि साथ में रखने पर उससे कोई अर्थ निकले तो वो हमारा वाक्य कहलाएगा। अब पहले तो यहाँ समझ लो कि शब्द हम किसको कहते हैं। देखिए, आपने इससे पहले वर्णमाला पढ़ी हुई है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। आप जानते हो कि वर्णमाला के ये जो हमारे अक्षर होते हैं इनको मिला के शब्द बनते हैं। अब ये जो शब्द आपने अक्षरों से बना के लिखे हैं, इन शब्दों को जब आप इस तरीके से साथ में रखेंगे कि उनका एक सार्थक मतलब निकले, मतलब उनका एक सही अर्थ निकले, तो वो हमारे वाक्य कहलाएंगे। आसान भाषा में कहें तो शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसको कि साथ में रखने पर उसका कोई ना कोई अर्थ निकले तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आकाश भागता रहता है। अब देखिए, यहाँ पे आकाश एक अलग शब्द है, भागता अलग शब्द है, रहता अलग शब्द है, यहाँ तक कि है भी हमारा अलग शब्द है। ये चारों ही हमारे अलग अलग शब्द हैं कि नहीं है, लेकिन हमने जब इन चारों को ही साथ में रखा तो इनका कोई मतलब निकल रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे वाक्य। ऐसे ही श्याम पढ़ाई करता है, मतलब श्याम पढ़ाई करता है, इसमें भी वही चीज है। श्याम अलग शब्द, पढ़ाई अलग शब्द, करता अलग शब्द और है अलग शब्द, लेकिन जब हमने सबको साथ में लिखा तो ये हो गया वाक्य। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्यों का वर्गीकरण। तो देखिए, वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो दो चीजों के आधार पर किया जाता है। पहला तो है रचना और दूसरा है अर्थ। तो पहले हम लोग रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे और फिर हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ लेते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के तीन भेद होते हैं, जो कि होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो चलिए पहले इनको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उनको भी डिटेल से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है सरल वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा में दो नए शब्द आए हैं, जो कि है उद्देश्य और विधेय। देखिए, उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं और उद्देश्य हम वाक्य के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें वाक्य के अंदर करने वाले के बारे में बताया जाता है। उदाहरण के लिए यहां पे देखो क्या है, बिजली चमकती है। तो क्या चमक रही है, बिजली चमक रही है ना। तो इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, वो हुआ हमारा बिजली। और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा हमारा विधेय। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विधेय में हमारे क्रिया यानी कि जो काम है वो आता है और साथ ही में उसमें कर्ता के बारे में लिखा जाता है। ठीक, तो एक तरीके से हम कहें तो ये जो हमारा उद्देश्य है ये हमारा कर्ता होता है और विधेय वाक्य का जो बाकी हिस्सा है वो हमारा होगा। ठीक, उद्देश्य के अंदर हमारा कर्ता आएगा और विधेय के अंदर बाकी सारे शब्द। ठीक, तो इसकी परिभाषा यानी कि सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य की परिभाषा ये है कि ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तो वो हमारे साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है, वही चीज दे रखी है।
अब यहाँ पे उदाहरण दिए थे जैसे कि बिजली चमकती है। अब देखिए इस वाक्य में हमारा एक ही उद्देश्य है जो कि है बिजली, और चमकती है हमारा हो गया विधेय। तो इस वाक्य में क्या है, एक उद्देश्य एक विधेय, जो कि हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा था। ऐसे ही पानी बरसा। अब देखिए पानी हमारा उद्देश्य हो जाएगा और विधेय हो जाएगा वर्षा। तो यहाँ पे भी तो एक उद्देश्य और एक विधेय है कि नहीं है, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। इसके बाद में आता है दूसरा जो कि है मिश्रित वाक्य। अब चलिए मिश्रित वाक्य को पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें यह कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और विधेय तो हो, लेकिन इनके अलावा भी कुछ क्रियाएं दी हों, हो सकता है इनके अलावा और भी चीजें दे रखी हों, तो वो हमारे मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि वहां मोहन है जो हंसकर बोला। अब देखो यहां पर उद्देश्य क्या है हमारा, वहां मोहन है कि नहीं है, और क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, क्रिया एक तो हमारी हंसकर हो रही है और दूसरा बोला हो रही है। बोलना भी तो क्रिया हुई, हंसना भी तो क्रिया हुई कि नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पे हमारे उद्देश्य और विधेय के अलावा भी यहाँ पे क्या है, और क्रियाएं हैं कि नहीं है। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही सूरज निकला और फूल खिल उठे। सूरज निकला और फूल खिल उठे। सूरज क्या है हमारा उद्देश्य, निकला और फूल खिल उठे। देखिए निकलना ये एक क्रिया हो गई और खिल उठे ये हमारी एक क्रिया हो गई। दो क्रियाएं हैं कि नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा मिश्रित वाक्य। इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें साधारण वाक्य और हमारे मिश्रित वाक्यों का मेल हो, साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल हो। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखिए यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे क्या कह रहा है, वह सुबह गया, कोई व्यक्ति है जो कि सुबह क्या हुआ, वो चला गया। ठीक है, यह हमारा साधारण वाक्य हुआ कि नहीं हुआ। शाम को लौट आया, ये भी हमारा साधारण वाक्य हो गया। अब यहां पे एक शब्द है जो कि है और तो ये जो और अव्ययी है इसकी सहायता से इन दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है, तो ये हमारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ऐसे ही उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। मतलब ये है कि उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पे जो किंतु शब्द है ये किसको किसको जोड़ रहा है, उसने बहुत परिश्रम किया को और सफलता नहीं मिली, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। तो ये तो थे हमारे तीनों किसके आधार पर, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो देखो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, जो कि होते हैं विधानवाचक वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग किसको समझ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विधानवाचक वाक्य को। तो विधानवाचक वाक्य ये कहता है जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि हमारे ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने पे हमें लगे कि उन वाक्यों के अंदर कोई क्रिया यानी कि कोई काम हो रहा है, तो वो हमारे विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि मैं कल दिल्ली गया था। अब देखिए गया था काम हो रहा है कि नहीं, जाने का काम हो रहा है कि नहीं, तो क्रिया है कि नहीं, तो ये हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। ऐसे ही हम स्नान कर चुके। अब देखो इस वाक्य में क्या कह रहा है कि हमने स्नान कर लिया, तो नहाना भी तो एक हमारी क्रिया ही होती है, तो ये भी हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। ऐसे ही सूरज पश्चिम में डूबता है। मतलब जो सूर्य है वो कहाँ डूबता है, पश्चिम में डूबता है, तो डूबना ये भी तो एक क्रिया हुई कि नहीं हुई, तो ये भी हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। इसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य की निषेध या ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं।
इस तरह के वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि ऐसे वाक्य जो हमारे नहीं में लिखे हों, नहीं मतलब किसी काम के ना होने या किसी चीज के लिए ना करने का बोध हो रहा है। जैसे कि माला नहीं नाचेगी, तो ये जो शब्द है नहीं, ये बता रहा है कि जो क्रिया का काम है नाचने का, वो माला नहीं करेगी। तो यहाँ पे यही तो परिभाषा थी ना, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ऐसे ही श्याम आज नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, निषेधवाचक वाक्य। गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। देखिए जिन जिन वाक्यों में आपको नहीं मिल जाएगा ना, आंख बंद करके उसको आप निषेधवाचक वाक्य कह दीजिएगा। निषेधवाचक वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो, मतलब कोई क्रिया है उसके ना होने का बोध हो। ये चीज यहां पे दी हुई है। देखिए कार्य तो होगा, कार्य तो होगा, लेकिन उसके लिए नहीं किया गया होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं होगा, कार्य हो रहा होगा लेकिन उसके लिए क्या गया होगा कि नहीं हो रहा है वो कार्य। ठीक, ये चीज लिखी होगी। इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक, मतलब यही है कि जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाएं। यहाँ पे मैं प्रश्न निशान बनाना भूल गया, आप लोग इसके सबके पीछे एक प्रश्न चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि तुम पढ़ने कब जाओगे, मतलब क्या है ना कि तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या तुम खेलोगे, ये तीनों हमारे क्या है, प्रश्न है कि नहीं। तो ये तीनों आएंगे किसमें, प्रश्नवाचक वाक्य में, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य हमारे वो वाक्य होते हैं जो कि प्रश्न पूछने का यानी सवाल पूछने का काम करते हैं। इसके बाद चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, हर्ष और घृणा का भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे वाक्य जहां पे आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा के भाव व्यक्त हो रहे हो वो हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएंगे। अब देखो आसान भाषा में कहें तो ऐसे वाक्य जिसमें मजबूत भावनाएं प्रकट हो रही हो, मतलब आप बहुत खुश हो तो एक मजबूत भावना आएगी कि नहीं आएगी, आप खुश से कहोगे ना कि अरे मेरे तो पूरे नंबर आ गए, खुशी में कह रहे हो, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हमारी मजबूत भावना दर्शाई जा रही हो, जिनमें हमारा आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, इनमें मजबूत भावनाएं दर्शाई जा रही हो, वो हमारी विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए अरे, और एक और चीज, विस्मयादिबोधक वाक्य का ऐसा निशान होता है। ठीक, ऐसा निशान होता है। तो इसके उदाहरण है अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, मतलब यहां आश्चर्य में कोई कह रहा है ना कि अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी है, आहा बड़ा अनर्थ हो गया। अब परेशान हो गई कहना, आहा बड़ा अनर्थ हो गया, कैसा सुंदर दृश्य है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनसे पता चले कि कहीं आज्ञा दी जा रही है, किसी चीज की अनुमति दी जा रही है, तो ऐसे वाक्य हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि अपना अपना काम करो, यहाँ पे वो अनुमति दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही कि नहीं दी जा रही है कि अपना अपना काम करो सब लोग, ठीक है, आज्ञा दी जा रही यहाँ पे। ऐसे ही आप जा सकते हो क्या, मतलब अनुमति कर रहे हैं कि आप जा सकते हो क्या, मैं अंदर आ सकता हूं। अब यहां पे अनुमति मांगी जा रही कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। चुप रहिए, आज्ञा दी जा रही कि चुप रहिए आप, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे आज्ञावाचक वाक्य में। अगला है इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब ये है कि वक्ता यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी इच्छाएं उसके आशीर्वाद और उसकी आशाओं को व्यक्त करने वाले जो हमारे वाक्य होते हैं वो हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जो कि वक्ता के किसको दर्शाएं, आशाओं को और उसकी आशीर्वाद को दर्शाएं, तो वो हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, कोई आशीर्वाद लेता है तो आप उसको ऐसे ही तो बोलते हो ना कि भगवान तुमको लंबी उम्र दे, यही होता है कि ईश्वर तुमको लंबी आयु दे, तो ये हमारे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही नव वर्ष मंगलमय हो, आप किसको बधाई देते हो कि नहीं देते हो, हैप्पी न्यू ईयर, तो उसका हिंदी में यही मतलब होता है कि नव वर्ष
मंगलमय हो। ऐसे ही भगवान करे आपका सब काम हो जाए। कहते नहीं, कोई काम पे जा रहा होता है तो कोई अच्छा काम करता है आपके लिए, तो आप उसको आशीर्वाद करते हो, कहते हो कि भगवान करे तुम्हारा सारा काम हो जाए, है कि नहीं? वही सब चीजें हैं। तो ये हमारे किस में आ जाएगी? इच्छावाचक वाक्य में। ठीक, याद रखना, इच्छावाचक वाक्य हमारे वही कहलाएंगे जो कि वक्ता की यानी कि बोलने वाले की इच्छाओं को दर्शाएं। समझ गए? अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे वाक्य जो कि किसी कार्य का संदेह दिखाएं या फिर कोई संभावना दिखाएं तो वो हमारे संदेहवाचक वाक्य हो जाएंगे। जैसे कि संभवतः वह सुधर जाए, इसका मतलब है कि हो सकता है कि अब वो सुधर जाए, मतलब अब वो सही हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? संदेह दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है कि हो सकता है अब वो व्यक्ति या फिर जो भी चीज है वो सही हो जाए। तो ये हमारा संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही वह शायद आया। अब यहां पे भी तो आप संदेह दिखा रहे हो, संदेश दिखा रहे हो कि वो आया होगा कि नहीं। हाँ, हो सकता है शायद वो आया हो, उसके आने की संभावना है। शायद मैं बाहर चला जाऊंगा। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें संभावना और संदेह दोनों दिखा रहा ना कि हो सकता है कि भाई मैं बाहर चला जाऊं। तो ये सारे वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे कहलाएंगे संदेहवाचक। ऐसे वाक्य जो कि संदेह या फिर संभावना दिखाएं किसी कार्य की। अब इसमें अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण शर्त आदि का बोध होता है। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या दिखाए? जिनमें ये दिखाए कि जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, पहली चीज। और साथ ही में इसमें ये भी कह रखा है कि इन वाक्यों से हमें क्या पता चलेगा? साथ ही में हमको इसमें शर्त, कारण, ये सारी चीजों का भी बोध होगा। संकेतवाचक वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जो कि दिखाएं कि कोई एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है और साथ ही में इनसे हमको कारण, शर्त या किसी और चीज का पता चले। अब जरा उदाहरण देख लेते हैं। यदि छुट्टियां हुई तो हम श्रीनगर अवश्य जाएंगे। मतलब ये कह रहा है कि अगर छुट्टी हुई, यदि छुट्टी हुई तो हम श्रीनगर जरूर जाएंगे। तो देखो यहां पे हमको क्या चीज दिख रही है? हमको ये दिख रही है कि भाई ये बताया जा रहा है कि अगर छुट्टी होती है तो हम कहां जाएंगे? हम श्रीनगर जाएंगे। तो एक तरीके से देख रहे हो, एक चीज दूसरे से जुड़ी है कि नहीं है? एक चीज दूसरे से जुड़ी है कि नहीं? छुट्टी होना और श्रीनगर जाना, ये दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ दर्शाया जा रहा है। तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य हो गया। ऐसे ही वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहां कह रहा है कि भाई अगर वर्षा हो जाती तो क्या हो जाता? फसल अच्छी हो जाती, है कि नहीं? तो यहाँ पे वर्षा होने और फसल अच्छी होने, इन दोनों के बीच को क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हैं और ये दिखा रहा है कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है। फसल अच्छी होना वर्षा होने पे निर्भर कर रही है। ऐसे ही आप आते तो समस्याएं दूर हो जाती। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप आते तो समस्याएं दूर हो जाती। तो आप आते एक क्रिया, समस्या दूर हो जाती दूसरी क्रिया, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं कि नहीं है? निर्भरता दिखा रही कि नहीं दिखा रही है भाई? तो यही तो थी ना परिभाषा। तो ये हो जाएगा हमारा संकेतवाचक वाक्य। तो ये तो था हमारे आज का पूरा टॉपिक। अगर आपके मन में वाक्य से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।